गुड इवनिंग गाइस। आई होप आपको आवाज आ रही है। सो विल स्टार्ट इन 3 मिनट्स। तब तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो गाइस। Please don't take it otherwise. I have seen a placement opportunity, but you said at the end of the course you will help us to build some projects. So should I wait for that or apply right away? Because projects के बिना resume shortlist होना would be difficult. In any case, आप क्यों डिसीजन मेकिंग कर रहे हो? उनको करने दो ना, उनको रिजेक्ट करने दो। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, दैट्स इट। उन लोगों को अच्छे कैंडिडेट चाहिए थे, आप लोगों में से बहुत लोगों को जॉब चाहिए, तो आई जस्ट एक्टेड एज अ ब्रिज। तो आई वुड तो रिकमेंड थोड़ा सा बस रेज्यूमे को फाइन ट्यून करके डाल दो, इवन इफ आपने बहुत प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, तो यू नेवर नो, यू कैन गेट शॉर्ट लिस्टेड। आप क्यों डिसीजन ले रहे हो? और कोई क्वेश्चन है तो पूछो गाइस। Sir, I have some data sets or projects to work on ML. Can I send it to your email ID? क्यों सेंड करना है आपको मेरे ईमेल आईडी पे? लाइक डू यू नीड हेल्प या फिर यू वांट मी टू डू देम ड्यूरिंग द कोर्स? मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, यू कैन सेंड दैट। विल वी डू मॉड्यूलर कोडिंग फॉर प्रोजेक्ट और समथिंग एल्स? मॉड्यूलर कोडिंग क्या होता है? आर यू टॉकिंग अबाउट फंक्शंस या फिर कोई स्पेसिफिक टर्म होता है मॉड्यूलर कोडिंग? कल के वीडियो का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, ओके सॉरी। मैं टीम को बोल दूंगा, वो लोग आज की क्लास के बाद कर देंगे। Sir, can we show all projects in our resume that we have done till now in the course? Yes, you can. हाँ, कर सकते हो। आज क्या होगा? आज हम लोग एक और हाइपोथेसिस टेस्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल्ड है। अभी तक जितने टेस्ट आपने पढ़े हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, हम्म, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, बट अगर आप एक बार समझ जाओगे तो फिर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आज हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं अनोवा के ऊपर, और लेट्स सी हाउ मच स्टैटिस्टिक्स पार्ट इज लेफ्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में आपके कुछ टेस्ट बचे हुए हैं, एफ टेस्ट एक बचा हुआ है जो मैं आज करा देता, बट ऑलरेडी आज हम लोग थोड़ा सा इंटेंसिव टेस्ट पढ़ने वाले हैं, तो आई थॉट कि कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। और इंटरव्यू क्वेश्चंस कराने हैं कुछ, तो बेसिकली 1-2 घंटे का सेशन और चाहिए, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक ऐसे भी हमें दो चीज़ें करनी है, लीनियर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और ऑप्टिमाइजेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और हमारे पास 4 क्लासेस हैं, तो वी कैन मैनेज दैट। जो भी है, इन एनी केस हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से मशीन लर्निंग स्टार्ट कर देंगे। इंटरव्यू सेशन कब होगा? बिकॉज बहुत पढ़ लिया है पर ये समझ नहीं आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है। सी इंटरव्यू क्वेश्चंस में तो मैं ऐसे भी आपको वो टॉपिक्स पढ़ाता हूँ जो मैंने नॉर्मल क्लास में कवर नहीं किया। बाकी तो आप ऐसा मान के चलो कि एक बार जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर में घुस गए,
उसके बाद से एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट पीडीएफ, सीडीएफ, इफ यू टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल, पी वैल्यूज, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इनके ऊपर तो लाइक हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा कुछ अलग से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। व्हाट आई विल डू इज कि आई डू सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है कि n-1 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, तो वो आपको समझाना है। फिर एक सैम्पलिंग कैसे किया जाता है, अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या है वो आपको पढ़ाना है। और एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती हैं ये आपको पढ़ाना है। तो कुछ टॉपिक्स जो अभी तक कवर नहीं किए हैं वो हम लोग कवर करेंगे स्टैटिस्टिक्स का जो इंटरव्यू वाला सेशन होगा। बाकी आप ऐसे मान के चलो कि थर्ड फोर्थ सेशन ऑनवर्ड्स जो भी आपको पढ़ाया गया ना, उसमें से कहीं से भी इंटरव्यू पूछा जा सकता है। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट। मैं क्विकली एक दो क्वेश्चंस और ले रहा हूँ फिर सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग भी थोड़ा चिल हो जाओ, आराम से बैठो। सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन इज ऑल्सो रिमेनिंग। सीक्वल इंटरव्यू का तो एक सेशन हुआ था ना, उसके बाद तो ऐसे सच और टॉपिक्स ऐसे बचे हुए नहीं लग रहे मुझे। अगर आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए तो आप मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं पढ़ा दूंगा। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, हाँ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ाना है। सर रेज्यूमे पर स्किल्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स मेंशन करें या फिर स्पेशल टॉपिक्स लाइक काई स्क्वायर टेस्ट और एनोवा मेंशन करना सही है? मे बी आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लिखना चाहिए। सर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्या आप उनका एक लिस्ट दे सकते हैं जो हम उनको और डिटेल में पढ़ लें? मैंने अभी जस्ट बताया, अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ऑलमोस्ट सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ टू वेरिएंसेस भी होगा क्या आज? नहीं, हम लोग एफ टेस्ट आज नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ इंडेक्सिंग बचा हुआ है एसक्यूएल में, बट आई डोंट थिंक इंडेक्सिंग से उतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा एनालिस्ट इंटरव्यूज में, बिकॉज ऑनेस्टली उसके ऊपर आपका काम है नहीं। सीटी बचा हुआ है, बट सीटी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इट्स जस्ट कि मैंने अलग से टॉपिक पकड़ के नहीं पढ़ाया आपको। बाकी यूज तो हमने कई बार किया है। इट्स जस्ट कि एक बार फॉर्मली बस देखना है कि सीटी में क्या होता है। कल के नोट्स यार, हाँ सॉरी वो नहीं अपलोड हुए, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो फिर गाइस, मैं समझ गया आप लोगों का कंसर्न। गोइंग फॉरवर्ड विल ट्राई टू कंप्लीट दोज टॉपिक्स जो बचे हुए हैं। फिलहाल आज का जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, एक बार मैं बता देता हूँ क्या सीन चल रहा है। तो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक तीन तरह के टेस्ट पढ़े हैं। जेड टेस्ट पढ़ा है, हमने टी टेस्ट पढ़ा है, और थर्ड हमने काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग एक फोर्थ हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट पढ़ेंगे और इसका नाम है अनोवा। ठीक है, अनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एंड इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस टेस्ट, स्टैटिस्टिकल टेस्ट। कहाँ काम आता है, क्यों यूज किया जाता है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के क्लास का फ्लो ये होगा कि आपको पहले मैं एक नया डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उन्हीं में से एक है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे बिकॉज ये डायरेक्टली अनोवा में यूज होता है। उसके बाद हम लोग अनोवा में एक्चुअली दो टेस्ट होते हैं, एक होता है वन वे अनोवा और एक होता है टू वे अनोवा। तो आज हम लोग सिर्फ वन वे सीख रहे हैं, टू वे मैं आपको नेक्स्ट वीक करा दूंगा, बिकॉज आई थॉट कि ऑलरेडी बहुत डेंस हो रहा है लेक्चर, तो दोनों साथ में पढ़ने पे मे बी आप उतना रिटेन नहीं कर पाओ। तो विल जस्ट फोकस ऑन वन वे अनोवा, विल लर्न क्यों यूज किया जाता है, हम उसके स्टेप्स पढ़ेंगे, उसके अजम्पशंस पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल टाइप का एग्जांपल करके दिखाऊंगा जहाँ पे मैं हाथ से सारे कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। फिर मैं आपको एक पाइथन का केस स्टडी कराऊंगा, और फिर हम लोग थोड़े से और डिस्कशंस करेंगे अराउंड वन वे अनोवा। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको कुछ
इंटरव्यू क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं अनोवा के ऊपर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अनोवा जो है, वन वे अनोवा स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग में कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली आज का लेक्चर अगर आप देख लेते हो तो फिर आप अनोवा में आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक बार जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ देखो भास्कर, बहुत सारे टेस्ट हैं, मतलब अभी भी कम से कम 10 टेस्ट और पढ़ सकते हैं। बट व्हाट वी विल डू इज कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, एक टेस्ट और पढ़ेंगे, एफ टेस्ट। और इसके बाद जो भी टेस्ट जब भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग उसको उठा के पढ़ लिया करेंगे। बट अभी फ्लो में और टेस्ट कवर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, आप जो बोल रहे हो वो है, इसके अलावा भी बहुत सारे और टेस्ट हैं, तो सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट कि ये टेस्ट हमें दिखाई दे रहा है या इसको यूज किया जा सकता है, तो मैं आपको उस टाइम पे वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अराउंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट। ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मतलब इट्स लाइक स्टैटिस्टिशियंस खाली बैठते हैं तो दे आर लाइक क्या करें, एक नया हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ही बना देते हैं। सो बेसिकली इट्स लाइक देयर फेवरेट पास टाइम। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन विच इज actually related to chi-square distribution, which is related to normal distribution। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर कर रहे होते हो तो आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिलेटेड है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से। तो मान लो आपके पास दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक का नाम है ये, ठीक है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है लेट्स से df1। हर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ये हमने पढ़ा है कल की क्लास में। और मान लो हमारे पास एक और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये। ठीक है, तो अगर आप ये करो कि आप पहले काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ो और उसको डिवाइड कर दो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और आप दूसरे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को पकड़ो और उसको भी डिवाइड कर दो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है ये फॉलो करता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो पैरामीटर्स होते हैं उसमें, एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कहां से आ रहा है, न्यूमरेटर वाले काई स्क्वायर से, और df2 कहां से आ रहा है, सेकेंड वाले काई स्क्वायर से, डिनोमिनेटर वाले काई स्क्वायर से। सो अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहो तो ग्राफ सीम्स वेरी सिमिलर टू काई स्क्वायर। यू कैन सी सबसे ऊपर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे आपका ऊपर वाला जो काई स्क्वायर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और नीचे वाले का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। फिर अगर आप देखो ब्लैक वाला, यू कैन सी दिस वन, इसमें फर्स्ट वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, सेकंड वाले का 1 है, देन कम्स ब्लू वाला, देन कम्स रेड वाला, एंड दिस इज वाइट वाला जो एक्चुअली रिजेंबल करने लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वंस यू रीच वेरी हाई वैल्यूज ऑफ df1 एंड df2। ठीक है, तो बेसिकली मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं, जैसे जैसे आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर रहे हो यू गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पर बेसिक फंडा क्या है, मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको याद रखने हैं अबाउट एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको समझ में आ रहा है। सेकंड, सिंस ये अगेन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के डिविजन से निकल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगी, जो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगा वो 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बेसिकली अनोवा वाला टेस्ट होता है
एफ टेस्ट होता है, इन टेस्ट में ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूज होता है। जहां भी बेसिकली वेरिएंस का काम होता है ना, वहां पर आप देखोगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। इस डिस्ट्रीब्यूशन को फिशर स्नेक डेकोर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, ऑल्दो मैंने कभी आज के पहले ये नाम नहीं सुना था, एफ डिस्ट्रीब्यूशन ही बुलाते थे। और यहाँ पर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 2 पैरामीटर्स, एक है न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक है डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट इज इट इज पॉजिटिवली स्क्यूड एंड बाउंडेड। इसका मतलब आपका टेल जो है वो राइट साइड में है और बाउंडेड बाय 0, बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंस का इक्वालिटी टेस्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द इक्वालिटी ऑफ 2 वेरिएंसेस इन डिफरेंट सैंपल्स और पॉपुलेशंस। उसके अलावा अनोवा में यूज किया जाता है। और एफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उसको एफ स्टैटिस्टिक बोला जाता है। जैसे टी स्टैटिस्टिक होता है, जेड स्टैटिस्टिक होता है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक होता है, वैसे ही एफ स्टैटिस्टिक होता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशंस अगर देख लो तो देर आर वाइड एरियाज लाइक डोमेन्स जहां पर आपको ये यूज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो बेसिकली ऑनेस्टली इसको उतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी अनोवा पढ़ सकते हो। जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। सो हमारा आज का क्लास है अबाउट वन वे अनोवा। ठीक है, इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो किस काम आता है अभी मैं आपको बताता हूँ। सो वन वे अनोवा, अनोवा का फुल फॉर्म बाय द वे ये है, और ANO और VA, यहां से इसका नाम निकल रहा है, एक्रोनिम जो है। सो वन वे अनोवा इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड used to compare the means of 3 or more independent groups to determine if there are any significant differences between them. So अगर आपको याद होगा तो हमने टी टेस्ट पढ़ा था। टी टेस्ट में हमने एक 2 सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था, 2 सैंपल टी टेस्ट पढ़ा था। 2 सैंपल टी टेस्ट में भी ना आप सेम ही काम करते हो, बस रेस्ट्रिक्शन क्या है कि आप 2 ग्रुप्स के ऊपर ही काम कर सकते हो मैक्स। जैसे कि आपके पास एज का कॉलम है और आपके पास जेंडर का कॉलम है। तो जेंडर में या तो मेल और फीमेल ही होगा और तो कुछ वैल्यूज नहीं होंगी। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप मेल के सारे एजेस और फीमेल के सारे एजेस का जो मीन है उनको कंपेयर कर सकते हो यूजिंग टी टेस्ट। बट टी टेस्ट का प्रॉब्लम क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है कि आपके कैटेगोरिकल कॉलम में 2 ही कैटेगरीज होनी चाहिए, उससे ज्यादा में काम नहीं करता। तो लेट्स से यहां पर अगर अदर्स आ जाता है तो टी टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इस सिनेरियो में आप अनोवा यूज कर सकते हो, वन वे अनोवा। 2 वे अनोवा अलग होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे। तो अगर आपके पास 3 या फिर 3 से ज्यादा कैटेगरीज हो जाती हैं या तीन से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हो जाते हैं, तो फिर आप उन सबके मीन को कंपेयर करने के लिए अनोवा यूज करते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन एक्सटेंशन टू द टी टेस्ट विच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। द टर्म वन वे, हमारे टेस्ट का नाम वन वे अनोवा है। वन वे क्यों है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द टर्म वन वे रेफर्स टू द फैक्ट दैट देर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर विथ मल्टीपल लेवल ग्रुप्स इन दिस एनालिसिस। जैसे कि जेंडर, जेंडर में ही देर आर मल्टीपल ग्रुप्स, है वो एक ही फैक्टर। ठीक है, और उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसलिए इसको वन वे बोला जाता है। जैसे कि 2 वे अनोवा होता है, तो 2 वे अनोवा में आपके पास 2 कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जेंडर है, पी क्लास भी हो जाएगा। अब पी क्लास में पी क्लास 1 है, 2 है, 3 है। तो बेसिकली आप देखना चाहते हो कि पी क्लास और जेंडर दोनों का कंबाइन इफेक्ट एज के ऊपर कैसा है। तो दैट इज 2 वे अनोवा, क्योंकि उसमें आप 2 फैक्टर्स ला रहे हो। वन फैक्टर इज जेंडर, अनदर फैक्टर इज पी क्लास। यहां पर वन वे वाले में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है एंड इन आर केस इट इज जेंडर। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब जस्ट लाइक एनी अदर टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यहां पर भी आप शुरू करते हो एक नल हाइपोथेसिस से। और यहाँ पे नल हाइपोथेसिस सिंपल है, आप बोलते हो कि सारे जो ग्रुप्स हैं, मेल फीमेल अदर्स, सारे जो ग्रुप्स हैं उनका जो मीन है वो इक्वल है। इसी बात से आप शुरुआत करते हो। और ऑब्वियसली आपका जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बोलता है कि नहीं, एटलीस्ट एक ग्रुप का मीन
सिग्निफिकेंटली अलग है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सो ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक, लेट्स से फीमेल का या फिर सिर्फ मेल का या फिर अदर्स का जो मीन है वो बाकी सबसे अलग है। दो लोगों का मीन भी अलग हो सकता है, तीनों का मीन भी अलग अलग हो सकता है, लाइक इट डिपेंड्स, बट एटलीस्ट एक का अलग है। ये मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया अभी तक कि एनोवा कहाँ यूज किया जाता है। टी टेस्ट दो कैटेगरीज, वन कैटेगोरिकल कॉलम विथ टू कैटेगरीज यूज किया जाता है। अनोवा दो से ज्यादा कैटेगरीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस क्लास का सबसे डिफिकल्ट पार्ट आ रहा है, बिकॉज अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी यूज और दैट वी फॉलो इन ऑर्डर टू डू अनोवा। ठीक है, सो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ना डिफिकल्ट लगेगा, कंफ्यूजिंग भी लगेगा, बट हम हाथ से जैसी कैलकुलेशंस करेंगे ना, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि अनोवा कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला काम जो आप करते हो वो है कि आप अपना हाइपोथेसिस डिफाइन करते हो, दोनों नल और ऑल्टरनेट। ठीक है, स्टेप टू में आप क्या करते हो कि आप एक काम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो मान लो हमारे पास हमारे पास ये डेटा है। हमारे पास हमारे डेटा सेट में देर आर टू कॉलम्स, वन इज लेट्स कॉल इट नंबर एंड वन इज कैटेगरी। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे नंबर है 3 तो कैटेगरी है ए, यहाँ पे है 4 कैटेगरी है बी, यहाँ पे है 1 कैटेगरी है सी। इस तरीके से देर आर 9 नंबर्स एंड देर आर 3 कैटेगरी। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे डेटा को एक अलग तरीके से लिख रहा हूं, सिंप्लीफाइड तरीके से। सिंप्लीफाइड तरीका क्या है कि मैं सारे कैटेगरीज वाले लोगों को एक साथ लेके आ रहा हूं। तो ए वाले में क्या क्या आता है, ए वाले में आता है 3, 6 और लेट्स से 3। ठीक है, बी वाले में क्या आता है, बी वाले में आता है 1, 8 और 9। ठीक है, और सी वाले में क्या आता है, सी वाले में आता है लेट्स से 5, 6 और 10। ठीक है, ये मैंने खुद से डेटा फैब्रिकेट कर लिया। ठीक है, कुछ रियल मीनिंग नहीं है इसका, बस आप ऐसे समझो कि हमारे पास दो कैटेगोरिकल कॉलम, दो कॉलम्स थे, एक था नंबर और एक था कैटेगरी। हमने उसको बस इस तरीके से अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा के ऊपर अनोवा अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या है, डिफाइन द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा इस केस में, मेरा नल हाइपोथेसिस होगा कि म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ सी। बेसिकली इन तीनों का पॉपुलेशन मीन, ए का पॉपुलेशन मीन, बी का पॉपुलेशन मीन और सी का पॉपुलेशन मीन तीनों सेम है। ये मेरा नल हाइपोथेसिस है। और मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इनमें से एटलीस्ट एक मीन बाकी दोनों से काफी अलग है। ये मेरा हाइपोथेसिस है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब यहां से मेन चीज शुरू होती है। सो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले दो चीजें कैलकुलेट करते हो। आप सबसे पहले कैलकुलेट करते हो ग्रैंड मीन, जिसको हम ओवरऑल मीन बोलते हैं। सो ग्रैंड मीन इज बेसिकली कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स का आप मीन कैलकुलेट करते हो। अच्छा, उसके पहले एक चीज और कर लेते हैं, कुछ चीजें यहां पे लिख लेते हैं। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो है 9। देख लो 9 सैंपल्स हैं। और हमारे पास नंबर ऑफ जो कैटेगरीज हैं वो 3 है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें ग्रैंड मीन कैलकुलेट करना है। ग्रैंड मीन इज एक्स बार बार। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आपको तीनों सैंपल्स का मीन निकालना है और फिर उसका भी मीन निकालना है।
दैट इज ग्रैंड मीन। या फिर आप ऐसे बोल लो कि आप सबको जोड़ लो और उसको 9 से डिवाइड कर लो, वो भी आपका ग्रैंड मीन ही होगा। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं ग्रैंड मीन क्या होगा। ग्रैंड मीन होगा 3, 6, 3, 12 और 18, 30 हो गया, 30 और 21, 51, राइट। 51 डिवाइडेड बाय 9। अरे यार मेरे को ये नहीं करना था, सिंपल रखना था। 30, 51 डिवाइडेड बाय 9 ना, तो इसको 24 कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको 9 बना लेते हैं, या 8 बना लेते हैं। 8 और 6 14 और 10 24, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। और ओवरऑल जब आप इन सबको जोड़ो 12, 18, 30 और 24, 54, 54 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 6। दिस इज आवर ग्रैंड मीन। ठीक है, दिस इज आवर ग्रैंड मीन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर हमें बोला जा रहा है कि यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट मीन ऑफ ऑल द ग्रुप्स इंडिविजुअली। तो सारे ये भी आपको कैलकुलेट करने हैं। तो आपका एक्स ए बार होगा 12 डिवाइडेड बाई 3, 4। एक्स बी होगा दिस इज 18 डिवाइडेड बाई 3, 6। और दिस इज 24 डिवाइडेड बाई 3, 8। ठीक है, तो ये हमने स्टेप 1 कर लिया। स्टेप 2 कर लिया, दिस इज ऑल्सो डन। मैं चेक मार्क करते जाता हूँ जो जो हो जा रहा है। ये दोनों हो गए। ठीक है, अब यहां से मेन ट्रिकी पार्ट शुरू होता है। सो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स। तो बेसिकली ना आपको, आप जब एनोवा परफॉर्म करते हो ना, तो आपको ये टेबल कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं आपको दिखाऊंगा पाइथन के थ्रू भी। यू हैव टू कैलकुलेट दिस टेबल। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। और जब ये वैल्यूज आ जाती हैं, तो इन्हीं वैल्यूज से आपको ये दोनों और ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बेसिकली यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। मैं आपको एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इनके पीछे का रीजनिंग समझाऊंगा कि हम ये वैल्यूज क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, ये वैल्यू। ठीक है, इसको बोला जाता है एस एस टी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, एस एस टी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ स्क्वायर टोटल। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली हमारा जो ग्रैंड मीन है, जो ओवरऑल मीन है हमारे डेटा का, उस मीन के कंपैरिजन में हर डेटा पॉइंट का आप बेसिकली स्प्रेड कैलकुलेट करते हो। बेसिकली आप इसको मीन बना के और इसको एक्सआई बना के वेरिएंस कैलकुलेट करते हो। सो दिस इज व्हाट यू डू, ध्यान से देखना। आप ये करते हो, आप लिखते हो 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर। फिर आप इस वाले कॉलम को पकड़ रहे हो, 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 8 का स्क्वायर, 6 - 9 का स्क्वायर। फिर आप इसको पकड़ रहे हो, 6 - 8 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर, प्लस 6 - 10 का स्क्वायर। आप ये निकाल रहे हो। बेसिकली होता है ना, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस में आप मीन को पकड़ते हो और हर एक्सआई को पकड़ के सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करते हो। ठीक है, और फिर डिवाइड करते हो n-1 से। तो फिलहाल जब हम एसएसटी निकालते हैं, तो हम डिवाइड नहीं करते n-1 से, एटलीस्ट अभी नहीं करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं करते हैं। तो वी आर जस्ट गोइंग टू डू दिस सम। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो दिस वुड बी 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 - 8, क्या? हाँ, 6 - 8, 4 प्लस 0 प्लस 16। तो अगर आप इसको जोड़ो तो ये आ जाएगा 18, 43, 47, 56, 60, 76। दिस इज 76। सो बेसिकली अभी हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया।
और हमारा ये वैल्यू कितना आया, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 76। और ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि दिस इज आवर ओवरऑल वेरिएंस, बेसिकली पूरे डेटा सेट का वेरिएंस आप बोल सकते हो कि आपका ग्रैंड मीन से हर पॉइंट का आपने दूरी कैलकुलेट किया और उसका स्क्वायर करके जोड़ा, ठीक है, बस आपने n-1 से डिवाइड नहीं किया, ठीक है, वो हम आगे चल के करेंगे। अब अगली चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी होती है, आपको अगली चीज कैलकुलेट करनी होती है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है SSW, ठीक है, इसको बोला जाता है SSW। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सम ऑफ स्क्वायर, SSW, सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन। इसमें आप क्या कैलकुलेट करते हो, इसमें आप क्या कैलकुलेट करते हो, ध्यान से सुनना, आप हर मीन को पकड़ते हो और हर मीन को यूज करके अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में वेरिएंस कैलकुलेट करते हो। सो अभी जो हमने ग्रैंड मीन के साथ किया, वो सेम काम हम ग्रुप मीन के साथ करेंगे, हर ग्रुप मीन के साथ। सो ध्यान से देखना क्या होगा। सो मैं एक बार यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये 4 है, तो आपका आ जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, इसको कट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट आपके सामने रहेगा तो आसान हो जाएगा। सो 4, 6 और 8 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, पहले 4 को पकड़ोगे और आप निकालोगे 4-3 का स्क्वायर प्लस 4-6 का स्क्वायर प्लस 4-3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर आप इस 6 को पकड़ोगे और अपने ग्रुप में जाओगे, 6-1 का स्क्वायर प्लस 6-8 का स्क्वायर प्लस 6-9 का स्क्वायर, प्लस फिर आप इसको पकड़ोगे और अपने ग्रुप में जाओगे, 8-8 का स्क्वायर प्लस 8-6 का स्क्वायर प्लस 8-10 का स्क्वायर, और ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो 4-3 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 25 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर आप इसको जोड़ो, 10, 11, 36, 40, 49, 49 प्लस 4, 53, 57। तो बेसिकली ये वाली चीज हमारी कितनी आ गई, ये चीज आ गई 57, दिस इज 57, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना होता है ये जो आपने भी जस्ट सम ऑफ विद इन निकाला, स्क्वायर्ड सम ऑफ विद इन, इसके रिस्पेक्ट में आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो आपको बेसिकली ऐसे सोचना है कि मान लो अगर आपके पास ये 4 का वैल्यू पहले से दिया गया होता, तो आपको इन तीनों में से कितनी वैल्यूज की जरूरत होती। तो अगर ये 4 दिया हुआ है, तो इनमें से अगर आपको सिर्फ 2 वैल्यू मिल जाए, तो आप तीसरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लोगे। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर फर्स्ट ग्रुप के अराउंड हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर आपको 6 दिया गया है, तो फिर आपको सिर्फ 2 की जरूरत है थर्ड वाले को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा, और सेम विथ दिस वन। तो बेसिकली इस कैलकुलेशन के अराउंड आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6। और देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, n-k कर दो। ऊपर अगर आप जाओ, आपका n क्या था, n था 9 और k क्या था 3। तो अगर आप n-k डायरेक्टली करते, n-k अगर आप डायरेक्टली करते, तो ये हो जाता 9-3 और ये 6 ही आता। तो बेसिकली आप इस तरह से कैलकुलेशन ना भी करो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया,
आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एसएसटी के लिए निकालना है, एसएसटी के लिए अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है इस ऑपरेशन के लिए, तो सिंपल आपको क्या पूछना है कि अगर आपके पास ग्रैंड मीन दिया हुआ है तो आपको इनमें से कितने नंबर्स की जरूरत है। तो बेसिकली अगर आपके पास बाकी सारे नंबर्स हों तो आपको इस लास्ट वाले की जरूरत नहीं है, वो आप एनीवेज कैलकुलेट कर लोगे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में आपका n-1 होगा, विच इज 9 - 1 विच इज 8। ठीक है, ऑल्दो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जो भी है, अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया मैं आपको बता देता हूँ। सो हमने भी जस्ट कैलकुलेट किया ये वाली चीज, दिस इज कमिंग आउट टू बी 56, और ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 6। ये तीनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम लास्ट दो चीजों पे मूव कर रहे हैं। अगली जो चीज है उसको बोला जाता है एस एस बी। ठीक है, एस एस बी, इसका फुल फॉर्म होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बताता हूं। सो हमें नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है एस एस बी और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आई नो इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा क्या ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी चीज का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। डोंट वरी, थोड़ी देर में आई गिव यू द ज्योमेट्रिक इंट्यूशन, ये सेक्शन मैंने बना रखा है। पहले एक बार कैलकुलेट करना सीख लो, फिर हम लोग इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पढ़ लेंगे। डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सो या हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कैसे कैलकुलेट होता है कि आप क्या करते हो कि आप अपने ग्रैंड मीन को पकड़ते हो जो कि हमारा 6 है, और उसका सारे के सारे ग्रुप मीन्स के साथ वेरिएंस कैलकुलेट करते हो। सो बेसिकली आप 6 - 4 का स्क्वायर करोगे, प्लस 6 - 6 का स्क्वायर करोगे, प्लस 6 - 8 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, और अब एक चीज और करोगे आप, जिसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। आप हर जो ये डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो उसको आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने सैंपल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 4, प्लस ये 0, प्लस ये 3 × 4। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 4 प्लस 3 × 4 24। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया मुझे लगता है मैंने। SSW 52 होगा, SSW 52 होगा ना। सही बोल रहे हो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। जस्ट 1 सेकेंड, मैंने क्या लिखा, 57 लिखा है ना। सही बोल रहा है, जो भी बोल रहा है ये आना चाहिए 52। तो एक बार आप लोग कैलकुलेशन दोबारा देख लेना, एक क्लास के बीच में रियल टाइम में कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो रहा है। 10 11 36 40 49, पता नहीं मेरे केस में आ रहा है, बट जो भी है मैं मान रहा हूँ कि मैंने कुछ गलती की है। और दिस नंबर शुड बी SSW शुड बी 52। ये सही है, क्यों सही है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और ये है आपका SSB, ये 24 आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रहा हूँ। दिस शुड बी 52, दिस शुड बी 52, एंड दिस शुड बी 24। ठीक है, अब एक लास्ट चीज बची, मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। अगर मुझे मेरा ग्रैंड मीन दिया हुआ है एंड दैट इज 6, तो मुझे इन 3 मीन्स की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 2 मीन्स मिल जाएंगे मैं तीसरे को ऑटोमेटिकली निकाल दूंगा। तो इस केस में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाता है। और ये बात भी आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, K-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। K क्या था हमारा, K था 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यू कैन सी, तो नटशेल में अगर आप ध्यान दो तो मैं एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको। सबसे ऊपर है SSB और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, क्वांटिटी और उसका, जस्ट 1 सेकेंड,
क्वांटिटी, उसका वैल्यू और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे ऊपर है SSB, उसके बाद है SSW और फिर है SST। और सबसे पहले SSB कितना आ रहा है 24, SSW कितना आ रहा है 52 और SST कितना आ रहा है 76। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 6 और ऊपर हमने निकाला था इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 8। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। ये 6 वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब मुझे कैसे पता मैंने सही किया? बहुत सिंपल हैक है। हमेशा क्या होता है, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू, कि SST इज ऑलवेज इक्वल टू SSW प्लस SSB। ये वाला क्वांटिटी विल ऑलवेज बी द सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। सो बेसिकली जब आप SST निकाल रहे थे तो आप ओवरऑल वेरिएंस निकाल रहे थे, आप ग्रैंड मीन पकड़ रहे थे, हर पॉइंट के साथ उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे थे। तो आप एक्चुअली क्या बोल रहे हो कि जो टोटल वेरिएंस है आपके डेटा का, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, इंटरनल वेरिएंस of all the groups, which is basically SSW within कैसे निकाला था हमने, हर मीन को पकड़ा था और उसका अपने ग्रुप के अंदर हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था। ठीक है, सो दैट इज SSW एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप मीन्स का वेरिएंस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रैंड मीन। ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि हमारे पास 3 अलग पॉपुलेशंस हैं, A, B और C, और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इन तीनों का म्यू सेम है, यही तो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि देयर इज अ बिगर पॉपुलेशन, एक बड़ा पॉपुलेशन है, और ये A, B और C ये तीनों छोटे पॉपुलेशंस हैं जो इसी बड़े पॉपुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इस बड़े पॉपुलेशन का जो ओवरऑल वेरिएंस है, जिसको आप SST बुला रहे हो, इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बड़े वाला जो पॉपुलेशन है उसका जो मीन है, जिसको आप ग्रैंड मीन बुला रहे हो, उसका बाकी तीनों से वेरिएंस क्या है, प्लस हर छोटे वाले पॉपुलेशन का, हर ग्रुप का अपने अंदर वेरिएंस क्या है। सो बेसिकली यू आर सेइंग, इन ऑर्डर टू अज्यूम कि ये तीनों के तीनों एक ही पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं या फिर इन तीनों का पॉपुलेशन मीन सेम है, you actually want to find out SST. SST is the total variance of the system, where SSW ये छोटे छोटे वाले इंटरनल वेरिएंसेस हैं, whereas SSB जो है वो आपका बड़े वाले पॉपुलेशन का छोटे वाले पॉपुलेशन के साथ जो मीन का डिफरेंस है, बेसिकली वेरिएंसेस है, ये वाले वेरिएंसेस। ठीक है, तो दैट इज वाई जब भी आप SST निकालोगे यू वुड ऑलवेज फाइंड कि वो SSW और SSB का सम होता है, और वही आपको हमारे डेटा में भी दिख रहा है कि आप 52 और 724 को प्लस करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 76। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी ये चीज नोटिस करोगे कि ये 8 है और ये इन दोनों के सम से बना है, ये हमेशा ट्रू रहता है। ठीक है, अभी भी अगर आपको ज्योमेट्रिकली बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, मैं अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल हम वापस जा रहे हैं हमारे स्टेप्स पे। और हमारे स्टेप्स में हमने क्या किया अभी तक, हमने ये 6 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इन्हीं वैल्यूज की हमें जरूरत है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली F रेशो निकालना है। F ratio, this is our test statistic, this is our test statistic। ठीक है, जैसे आप T स्टेटिस्टिक निकालते थे, काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक निकालते थे, उसी तरीके से आपको ये निकालना है। और ये निकलेगा कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना है, F रेशो निकालने के लिए आपको SSB को पकड़ना है
और उसको डिवाइड कर देना है DF ऑफ SSB से, विच इज K-1। बेसिकली ये जो क्वांटिटी आई उसको आप इससे डिवाइड कर दोगे और फिर आप SSW को पकड़ोगे और उसको आप SSW के आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दोगे। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी ये आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक है। और ये क्या फॉलो करती है? ये फॉलो करती है F डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों फॉलो करती है सोच के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या डेफिनेशन बताया था आपको? मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला वाला काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है SSB और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है SSW, और ये SSB का डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये SSW का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर आप उसको इस फॉर्मेट में लेके आते हो तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो नंबर निकल के आएगा F, दिस विल फॉलो F डिस्ट्रीब्यूशन, और वही हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें बस ये काम करना है अब कि हम नीचे आएंगे और हम F स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हम लिखेंगे F इज इक्वल टू, हम पकड़ेंगे सबसे पहले SSB को, हम पकड़ेंगे SSB को एंड दैट इज, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, जस्ट 1 सेकेंड। SSB इज 24, उसको आप डिवाइड करोगे 2 से, और फिर आप पकड़ोगे SSW को 52 को और आप उसको डिवाइड करोगे 6 से। तो बेसिकली इट विल बी 12 multiplied by 6 divided by 52. So basically it is 72 divided by 52. It would be 1 point something. Let's say 1.4 आ रहा है मान लो। तो ये आपका F स्टेटिस्टिक है 1.4। अब जैसे ही आपके पास F स्टेटिस्टिक आ गया, अब आप क्या करोगे? आप P वैल्यू कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। आपके पास एक पाइथन फंक्शन है जो मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली दिस इज द फंक्शन। ये F स्टेटिस्टिक मेरा कितना आया? 1.4। मेरा न्यूमरेटर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और मेरा डिनोमिनेटर वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। और अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, this is my P value 0.31, and since the P value is 0.31 and it is greater than alpha, जिसको हम जनरली 5% पकड़ के चलते हैं, तो हम बोलेंगे null hypothesis can't be rejected। और null hypothesis अगर रिजेक्ट नहीं हो पाया तो आपको मानना पड़ेगा कि ये तीनों एक ही पॉपुलेशन के थ्रू आ रहे हैं, या फिर हम इसका उल्टा प्रूव नहीं कर पाए। सो या दैट इज हाउ यू परफॉर्म वन वे अनोवा। दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। मैं एक बार समराइज करता हूँ वापस इस वाले में जाकर के। आपने सबसे पहले क्या किया? आपने एक नल हाइपोथेसिस लिया, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया, फिर आपने ग्रैंड मीन कैलकुलेट किया, विच इज सारे नंबर्स का मीन। फिर आपने ग्रुप मीन कैलकुलेट किया, जितनी कैटेगरीज हैं उतने ग्रुप्स बनेंगे, हर ग्रुप का मीन कैलकुलेट किया। फिर आपने बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप, बिटवीन ग्रुप इज जहां पे आप ग्रैंड मीन को तीनों मीन्स के साथ वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो, दैट इज बिटवीन ग्रुप, दैट इज दिस थिंग। मैंने अभी आपको जो डायग्राम बना के दिखाया, उस डायग्राम में इफ देयर इज अ ओवरऑल पॉपुलेशन और इफ दीज आर स्मॉलर पॉपुलेशंस जो इसमें कहीं पर बिलोंग कर रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका काइंड ऑफ ग्रैंड मीन है। इसका आप ये जो निकाल रहे हो ना, ये जो हम निकाल रहे हैं, इसको बोला जाता है बिटवीन ग्रुप। और विद इन ग्रुप क्या होता है? विद इन ग्रुप होता है जब आप इन तीनों का अंदर ही अंदर का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो, इन तीनों के अपने अपने रिस्पेक्टिव मीन्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपको बिटवीन ग्रुप एंड विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं।
और आपको उनका रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है k-1 n-k। एक बार आपने ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, फिर आपको एफ रेशो या एफ स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करना है। वंस द एफ स्टेटिस्टिक इज कैलकुलेटेड, यू कैन इजिली फाइंड आउट कि पी वैल्यू कितना होगा। बेसिकली आप एफ स्टेटिस्टिक के ग्राफ में जा रहे हो और वहां पे आप अपना एफ स्टेटिस्टिक का वैल्यू डाल रहे हो और एरिया टू द राइट फाइंड आउट कर रहे हो यूजिंग टेबल या फिर सॉफ्टवेयर। हमने सॉफ्टवेयर यूज किया, पर आप टेबल भी यूज कर सकते हो। एंड वंस आपका पी वैल्यू आ गया, यू कंपेयर इट विद द सिग्निफिकेंस लेवल एंड देन यू डिसाइड। अगर पी वैल्यू कम है 0.05 से, तो आप बोलोगे रिजेक्ट कर दो हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को। अगर नहीं है तो फेल टू रिजेक्ट हो गया। बाकी सारे स्टेप्स सेम है, बस पूरा जो इस बार मेहनत हमने की, वो सारी मेहनत किस चीज में की, हमें ये 4 वैल्यूज कैलकुलेट करने में मेहनत लगी। ऑल्सो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये टोटल मैंने आपको अननेसेसरीली कैलकुलेट करके दिखाया। आपको इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं होती एफ वैल्यू कैलकुलेट करने में। ये बस एक तरीके का आपका चेक है कि ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू सही आई है कि नहीं। अगर दोनों को जोड़ करके SST के बराबर आपका आ रहा है, दैट मीन्स आपने कैलकुलेशन सही किया। ठीक है, तो ये टोटल निकालने की जरूरत नहीं है। ये टोटल बस आपको एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है कि आपका ओवरऑल वेरिएंस जो है आपके सिस्टम में, इट इज बिकॉज ऑफ 2 वेरिएंसेस, वन बिटवीन द ग्रुप्स वेरिएंस एंड सेकेंड विद इन द ग्रुप वेरिएंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ पॉज बिकॉज मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ। लेट मी सी योर मैसेजेस एंड और कोई डाउट्स है तो आप पूछो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, कैलकुलेशन एरर है कुछ। ठीक है, जो भी है, मतलब वो समझ गए होगे आप, कैलकुलेशन एरर था कहीं पे। 52 होना चाहिए था, मेरा 57 आ रहा था। आई होप कोई इशू नहीं है इसके अलावा। 9 नहीं, 4 होगा सेकंड पोजीशन में। नहीं भास्कर, वी डोंट यूज जेड टेबल, दिस टाइम वी यूज एफ टेबल। जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसका टेबल यूज करोगे, बट द गुड पार्ट इज हमें कभी भी टेबल्स देखने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली इस तरह के फंक्शंस यूज कर सकते हो, और ये फंक्शन सारे सॉफ्टवेयर टूल्स में आपको मिल जाएंगे। एक्सेल में कर रहे हो तो एक्सेल में मिल जाएगा, SPSS में कर रहे हो वहां पे मिल जाएगा, पाइथन में तो फंक्शंस हैं ही। तो यू डोंट हैव टू डू दैट मैनुअली, टेबल में देख के करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो एफ टेबल भी होता ही होगा, होता ही है, मतलब ये सारी वैल्यूज वहीं से निकलती हैं। तो दिस इज एफ टेबल। आप एफ टेबल में भी जाके सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यू कैन सी यहाँ पर, अगर आप दोनों टेबल्स बताते हो, दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते हो, DF1 और DF2, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये देखो DF2 DF1, और इसके थ्रू आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो या लेट मी नो अगर और डाउट्स है तो। क्लियर है, बट वो समझ नहीं आया आपने जो पॉपुलेशन मीन को प्लॉट करके 3 डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया उसके ऊपर। आदित्य अभी मैं समझाऊंगा, हमारा एक पूरा सेक्शन बचा हुआ है जहाँ पे हम ज्योमेट्रिक इंट्यूशन पढ़ेंगे इस चीज का। मैं अभी आपको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप ऐसे समझो कि हमने हमने वाई पढ़ा कि क्यों यूज किया जाता है अनोवा, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने हाउ पढ़ा, कैसे किया जाता है। मैंने आपको व्हाट नहीं पढ़ाया कि हुआ क्या, ये मैंने इंटरप्रेट करके नहीं दिखाया। एफ स्टेटिस्टिक से कैसे वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं, उन वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन क्या है, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। फिलहाल बस ऐसे बोलो कि स्टेप्स समझ में आ गए क्या, स्टेप्स क्या है। बिकॉज अभी मैं पूरा फोकस स्टेप्स पे कर रहा था, बिकॉज अनलाइक अभी तक हमने जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट पढ़े हैं, दिस वन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसमें स्टेप्स हैं बहुत सारे। तो मैं स्टेप्स पे पहले फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको ज्योमेट्रिक इंट्यूशन दूंगा। ठीक है, चलो। अगर स्टेप्स क्लियर है ना, तो अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि हुआ क्या, ये पूरी चीज का फंडा क्या है। ठीक है, एक बार वो डिस्कशन करते हैं। सो देखो ध्यान से, लेट्स हैव अ स्मॉल डिस्कशन अराउंड व्हाट जस्ट हैपेंड। ठीक है, सो ओवरऑल इस पूरे टेस्ट में हमारा जो मेन गोल था वो क्या था, कि हमें एफ स्टेटिस्टिक का वैल्यू निकालना था। एफ स्टेटिस्टिक निकाला कैसे जाएगा, आपको बता दिया गया है कि आपको SSB निकालना है और आपको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड मारना है, और फिर इस पूरे नंबर को
SSW डिवाइडेड बाय DFSSW से डिवाइड मारना है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट मैं आपके सामने ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपको ये समझ में आ गया ना कि जब ये नंबर निकल के आएगा, इवेंचुअली आप ये सारे नंबर्स प्रोवाइड करोगे और ये नंबर जब निकालोगे तो ये नंबर will follow, this will follow F distribution. Why this number will follow F distribution? Because this number SSB will follow chi-square distribution. This will also follow chi-square distribution. क्यों फॉलो करेगा वो भी देख लो आप। ये है क्या SSB? SSB है आपका ग्रैंड मीन और आपके ग्रुप मीन्स के बीच का वेरिएंस, राइट? आपका ग्रैंड मीन और आपका ग्रुप मीन के बीच का वेरिएंस, यही है ना? यही है। तो अब खुद सोचो ना, ये ग्रैंड मीन तो फिक्स्ड है, ये ग्रुप मीन वेरी करेगा, तो बेसिकली जो वेरिएशंस है वो रैंडम है और आप उसको, इस डिफरेंस को आप मान सकते हो कि इट विल बी रैंडम एंड इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली x माइनस एक्स से विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और आप तीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड करोगे, इट विल बी अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि दिस विल बी अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलरली दिस विल आल्सो बी अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, विच मीन्स बाय डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, अगर ये सब कुछ ट्रू हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो f है इट विल फॉलो द f डिस्ट्रीब्यूशन with degree of freedom DFSSB and DFSSW। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। सो एक बार समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये f अगर f डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा तो एक बात तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि f डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये नंबर 0 से स्टार्ट होके कितना भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। एक बार इस नंबर को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। सोचो, अगर f बड़ा है, लाइक इट्स अ बिग नंबर, तो जनरली कब होगा? वो जनरली तब होगा जब SSB बड़ा होता जाए और SSW छोटा होता जाए। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन समझो। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, मैंने आपको अभी जस्ट समझाया कि जब हम अनोवा परफॉर्म करने आए थे तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि तीनों ग्रुप्स का मीन सेम है। ठीक है, बट एक्चुअली ये हमारा नल हाइपोथेसिस है ही नहीं। हमारा एक्चुअल नल हाइपोथेसिस ये रहता है अनोवा में कि ऑल द थ्री ग्रुप्स कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि एक्चुअली ये तीन अलग पॉपुलेशंस है ही नहीं, ये एक ही पॉपुलेशन का पार्ट है, और एक ही पॉपुलेशन का पार्ट है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन मीन सेम होगा। तो एक्चुअली हम ऐसे समझो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक कोई बड़ा पॉपुलेशन है जहां से ये तीन अलग ग्रुप्स को निकाला गया। ठीक है, तो बेसिकली आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान सकते हो कि इसी के अंदर से सैंपलिंग होके तीन डिस्ट्रीब्यूशंस निकले हैं। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ही हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये इसी डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है। ठीक है, अब इस पिक्चर में एक बार हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि SSB क्या है और SSW क्या है। ठीक है, समझना। तो SSB क्या है? SSB है ये जो बड़ा वाला पॉपुलेशन है उसका जो मीन है उसका डिफरेंस फ्रॉम इन सबका मीन। सो बेसिकली आप ये डिस्टेंस निकाल रहे हो, इसको स्क्वायर कर रहे हो और जोड़ रहे हो, ये है SSB। ठीक है,
और SSW क्या है, आप हर छोटे डिस्ट्रीब्यूशन का ABC उन सब का अंदर ही अंदर वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो और उन तीनों को आपस में जोड़ रहे हो, दैट इज SSW। अब थोड़ा एक बार डिस्कशन करते हैं कि अगर F बड़ा है इसका मतलब क्या है, SSB बड़ा है, SSB बड़ा है, SSB बड़ा है मतलब ये जो डिस्टेंसेस हैं ये बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर SSB बड़ा है तो हो सकता है कि ये जो पॉपुलेशंस हैं वो शायद कहीं यहां दूर में हो, इस वाले मीन से दूर में हो, राइट। अब जैसे ही ये दूर होते जा रहे हैं इस मीन से, इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रही है कि वो इस पॉपुलेशन का पार्ट हो ही ना। तो बेसिकली जब जब SSB बड़ा होता जाएगा तो हमारे पास ये एविडेंस आता जाएगा कि कोई एक या फिर एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस जो ग्रुप्स हैं वो हो सकता है बहुत दूर हैं, तो इस पॉपुलेशन का पार्ट है ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई दिस नंबर विल कम आउट टू बी वेरी लार्ज, लेट्स से 12, 120, 1200, किसी भी स्केल पे आ सकता है, बहुत बड़ा नंबर आएगा। और जैसे ही बहुत बड़ा नंबर आएगा, हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बना हुआ है, हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बना हुआ है कि जैसे ही आप बहुत बड़े नंबर की तरफ मूव करते हो, लेट्स से 120, तो उसके इस तरफ में एरिया 0 के पास पहुंचने लगता है, तो ऑटोमेटिकली पी वैल्यू विल रिड्यूस। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जब एफ विल इंक्रीज, वो बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि एस एस बी विल इंक्रीज। एंड एस एस बी विल इंक्रीज मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पेरेंट वाले पॉपुलेशन के मीन से तो बहुत दूर है, विच मीन्स कि हो सकता है पार्ट ही ना हो इस पर्टिकुलर पेरेंट पॉपुलेशन के, और इसकी वजह से पी वैल्यू विल बी स्मॉल, ठीक है। वेर एज अगर एस एस डब्ल्यू बड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर वाले वेरिएंसेस हैं ये बड़े हो गए, तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये और फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशंस बन रहे हैं। और अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे पॉपुलेशन है पास पास लेकिन बहुत फ्लैट है, तो बेसिकली बहुत अच्छे से जेल इन कर रहे हैं इस पेरेंट वाले पॉपुलेशन में, और ओवरऑल आपका जो एफ स्टेटिस्टिक है वो नीचे चला जाएगा। और जैसे ही वो नीचे जाएगा तो वो इस तरफ आएगा, और इस तरफ जैसे ही आएगा तो आपका ये वाला एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपका नल हाइपोथेसिस फेल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक इंट्यूशन ऑफ अनोवा। लेट मी नो अगर आपको समझ में आया। आई विल ओपन चैट। सिंपल समरी ये है कि एफ स्टेटिस्टिक एसएसबी और एसएसडब्ल्यू के डिवीजन से निकल रहा है। एसएसबी बढ़ रहा है मतलब ये सारे पॉपुलेशंस आपस में दूर हैं, राइट। और जितने दूर हैं फिर इनका एक कॉमन मीन होना, इस चीज की प्रोबेबिलिटी एकदम नल है। सोच के देखो ना, अगर ये तीनों पॉपुलेशंस दूर हैं एक दूसरे से, दूर हैं एक दूसरे से, तो फिर इन तीनों का मीन सेम हो ही नहीं सकता ना। इन तीनों का मीन सेम कब होगा, जब ये तीनों इसी जगह पे आ जाए, एक ही जगह पे, तभी तो सेम हो सकता है, या फिर आस पास हो। बट जैसे ही कोई बहुत दूर चला जा रहा है तो फिर यू कैन गारंटी से से ना कि भाई तीनों का मीन तो सेम हो ही नहीं सकता। तो वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है एसएसबी के थ्रू। अगर एसएसबी बहुत छोटा है इट मीन्स दे आर वेरी क्लोज ऑन दैट पेरेंट पॉपुलेशन, एंड इफ इट इज वेरी क्लोज then their chance of having the same mean increases. Once you find out SSB बहुत बड़ा है it means ये लोग अपने से दूर जा रहे हैं, और जैसे ही दूर जा रहे हैं तो फिर आपका सेम मीन होने का प्रोबेबिलिटी will reduce, और वही चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। SST is equal to SSW plus SSB is exactly equal है, या सिमिलर होगा, ज्योमेट्रिकली समझ नहीं आया। एग्जैक्टली सेम कैसे होगा, ये एक्चुअली एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपका ओवरऑल जो वेरिएंस है आपके सिस्टम में दैट इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। वन इज SSB एंड वन इज SSW। तो ये एग्जैक्टली सेम कैसे है, इसका प्रूफ कैसे निकलेगा ये तो सोचना पड़ेगा।
किसी और के दिमाग में आ रहा है एग्जैक्टली सेम क्यों होगा? कैन यू प्रूव दिस? आई गेस इतना आसान नहीं होगा इसको प्रूव करना। ओवरऑल जो वेरिएंस है आपके बड़े पॉपुलेशन में, दैट इज अ पार्ट ऑफ टू वेरिएंसेस। वन इज ग्रैंड मीन का ग्रुप मीन्स के साथ जो वेरिएंस है, एंड वन इज हर ग्रुप मीन का एज इन ग्रुप पॉपुलेशन का अपने अंदर जो वेरिएंस है। व्हाई वुड दिस बी एग्जैक्टली इक्वल? ये अच्छा क्वेश्चन है यार। इसको तो गिव मी सम टाइम, मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ थोड़ा और। व्हेन एफ वैल्यू इंक्रीजिंग मींस पी वैल्यू डिक्रीजिंग। हाँ, ये तो सिंपल बात है ना। आपका ग्राफ कैसा है? आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाउंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो खुद सोचो ना आप, जैसे जैसे आपकी एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एरिया टू द राइट साइड घटता जाएगा ना। अगर एफ यहां पर है तो एरिया टू द राइट ये पूरा रीजन है। अगर आप उसको और बढ़ा दो तो अब इतना बचा, और बढ़ा दो तो इतना बचा, और बढ़ा दो तो जितना आप यहाँ पे आ जाओगे तो बहुत छोटा एरिया बचेगा। ये तो बहुत सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। और कोई क्वेश्चन है? So we want small values of f statistics, which implies we want SSW to be small and SSB to be large. नहीं 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 नहीं, SSB लार्ज नहीं होना चाहिए, SSB स्मॉल होना चाहिए। SSB स्मॉल होगा तभी तो हम ये बात प्रूव कर पा रहे हैं कि इस पेरेंट पॉपुलेशन में ये तीनों चाइल्ड पॉपुलेशन एक दूसरे के क्लोज हैं, वेरिएंस कम है सिस्टम में। और जब ये क्लोज होंगे तभी तो इनका मीन बराबर होने का चांस है। अगर ये दूर फैलने लग जाए तो इनका मीन बराबर हो ही नहीं सकता। आई होप आपको समझ में आया। SSB is equal to India, SSW all states of India. Please use it for example and explain. It's not like chat GPT, आप मेरे को बोलोगे और तुरंत मेरा दिमाग चलने लगेगा। नहीं, उस एग्जाम्पल से वैसे नहीं समझा सकते। हाउ कैन आई एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल? आई अपने प्रॉम्प्ट तो सही दिया है, बट इसको कैसे मैं यूज करूं कि ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा इससे कैसे होगा। यू विल हैव टू वॉच लास्ट 15 मिनट्स अगेन प्रोबेबली। देखो यार, मैं आपको एक बार फिर से समराइज करता हूँ। हमारा गोल ये है कि हमें तीनों का मीन सेम है ये प्रूव करना है। ठीक है, आप ऐसे समझो, मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास तीन पॉपुलेशंस हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। हमें क्या प्रूव करना है कि इन तीनों का जो मीन है वो सेम है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने एक अजम्पशन ले लिया कि ये तीनों एक और जाइंट पॉपुलेशन के ऊपर लाई करते हैं। राइट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो जाइंट पॉपुलेशन है वो इन तीनों के मीन के बराबर है। लाइक इन तीनों के मीन का मीन है। सो अगर ये तीनों का मीन एग्जैक्टली सेम होगा तो जाइंट पॉपुलेशन का मीन भी एग्जैक्टली वही होगा। तो इस पॉइंट पे दिस इज द बेस्ट केस, जहां पे हमारा जाइंट पॉपुलेशन और हमारे तीनों चाइल्ड पॉपुलेशन, तीनों का मीन, चारों का मीन एक ही पॉइंट पर है। राइट, अब इस केस में आप सोच के बताओ एस एस बी कितना होगा, ये आपको बताना है। व्हाट विल बी एस एस बी? कोई टाइप करके बताओ। फिर से सुन लो क्वेश्चन। एग्जैक्टली म्यू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ऑफ सी, तीनों सेम है। तो उस केस में जाइंट पॉपुलेशन का मीन क्या होगा? वो भी बराबर ही होगा। राइट, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करोगे बेसिकली सेम चीज आ जाएगी। राइट, अब अगर आप वेरिएंस निकालने जाओ तो वेरिएंस भी सेम आएगा। लेट्स से मान लेते थोड़ी देर के लिए कि तीनों का मीन 5 है।
तो जाइंट मीन क्या होगा? 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाई 3 विच इज ऑल्सो 5। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेरिएंस निकालना है, एसएसबी निकालना है। एसएसबी कैसे निकलेगा? 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, बेसिकली 0। तो ये जो सिस्टम है अभी, इसमें एसएसबी 0 है। ठीक है, एसएसबी 0 है, तो एफ कितना होगा? सोच के बताओ, अगर एसएसबी 0 है तो एफ कितना होगा? जल्दी से आंसर करो चैट में। 0 होगा। अब जैसे ही एफ 0 है तो एफ स्टेटिस्टिक के हिसाब से, जो कि 0 से ही शुरू होता है, पी वैल्यू कितना होगा? व्हाट विल बी द पी वैल्यू? बताओ जल्दी से। बेसिकली एरिया टू द राइट होता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, और वो क्या है? 1। तो ये क्या आ गया? 1। लाइक आप 100% श्योरिटी से आप बोल रहे हो कि नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। और नल हाइपोथेसिस क्या था? कि तीनों मीन्स बराबर है। राइट, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया अभी। अब खुद सोचो कि अगर ये मीन, इनमें से एक मीन मान लो, इनमें से एक मीन उठ करके थोड़ा दूर आ जाए, इस जगह पे आ जाए, यहां पे आ जाए, तो अब आपका एसएसबी बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? क्यों? पेरेंट मीन ग्रैंड मीन के कंपैरिजन में जब आप इस वाले का वेरिएंस निकालोगे, इस वाले का, वो 0 होगा। इस वाले का निकालोगे, ये भी 0 होगा। बट आप जब इस वाले का निकालोगे, ये तो 0 नहीं होगा। तो आपका एसएसबी बढ़ गया। एसएसबी बढ़ा मतलब एफ बढ़ गया, और एफ बढ़ गया मतलब अब एफ कहीं यहां पर होगा। तो अब आप ये एरिया निकालोगे, तो आपका पी वैल्यू घट गया। तो नाउ आपके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन या डाउट आ गया कि भाई इन तीनों का मीन तो बराबर नहीं है, क्योंकि एफ वैल्यू घट रहा है, सॉरी एफ वैल्यू बढ़ रहा है, पी वैल्यू घट रहा है। तो ये प्रूव होने लग गया ना। तो बेसिकली ये पूरा फंडा इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि एसएसबी का क्या सीन चल रहा है। ठीक है, और एसएसडब्ल्यू को आप ऐसे समझो कि ये जितना ज्यादा बढ़ रहा है, ये फ्लैट हो रहा है, और उससे आई गेस उतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं उसको इस तरीके से लिया जा सकता है कि ये ओवरऑल इस पॉपुलेशन का पार्ट बहुत आसानी से बन पाएगा। इट्स लाइक जितना फ्लैट है, वो इसका पार्ट ऐसे बन सकता है रादर देन ऐसे होने के। तो इट हेल्प्स टू थिंक लाइक दैट कि वो बड़े पॉपुलेशन में काइंड ऑफ मिक्स हो रहा है। बट मोस्टली इट्स अबाउट एसएसबी। इफ एसएसबी इज बिग इनफ, देन इट प्रूव्स कि आपका कोई ना कोई एक पॉपुलेशन जो है वो दूर भाग रहा है ग्रैंड मीन से। और जैसे ही वो दूर भाग रहा है, तो यू कैन से कि भाई दिस इज द फंडा। आई होप आप समझ पा रहे हो यार। कुछ और तरीके से समझा सकते थे क्या? कुछ बताओ। अरे यार, आई रियली फील कि हम लोग अभी कोई फिजिकल क्लासरूम में होते हैं तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाता। लैपटॉप पे नहीं समझा पाते। सो एफ शुड बी नियर टू 0। हाँ, इन ऑर्डर टू प्रूव दिस कि फॉर श्योर तीनों मीन्स एकदम सिमिलर है। अगर एफ 0 है तो दैट इज अ बेस्ट इंडिकेशन, बिकॉज 100% ऑफ द एरिया इज ऑन द राइट साइड। पी वैल्यू 1 एग्जैक्टली 100% श्योर हो आप। मेरे को डाउट इसलिए हो जाता है ना आदित्य, उसका रीजन ये है कि मैंने अपनी लाइफ में 10 साल ऑलमोस्ट क्लासरूम में पढ़ाया एज अ नॉर्मल फैकल्टी, और फिर लास्ट 2-3 सालों से मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, और मेरे पास दोनों की रिकॉर्डिंग्स है। तो आई नो फॉर श्योर कि जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो आई आई फील वेरी पावरफुल, बिकॉज समथिंग वेरी ह्यूमन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। तो वो अलग बात है, चलो ठीक है। मतलब मैं अभी थोड़ा ऐसे फील कर रहा था कि शिट समझा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो आई थॉट कि क्लासरूम में होते तो और अच्छे से समझा देता। कभी आप लोगों के साथ एक क्लासरूम
फिजिकल क्लासरूम करते हैं फ्यूचर में, लाइक अभी 100 के टच करेगा ना, तो आप लोगों में से अगर कोई दिल्ली गुड़गांव में होगे तो I'll इनवाइट यू, विल बुक अ सेशन, लेट्स हैव अ ऑफलाइन क्लास, लाइक इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, जो भी है गाइस। या सो दिस इज व्हाट दिस इज अनोवा, वन वे अनोवा। टॉपिक पोल कर देंगे, कुछ अच्छा पढ़ाएंगे उस दिन। जरूरी नहीं है कोर्स के अंदर से, कुछ बाहर से भी पढ़ सकते हैं, चैट जीपीटी कैसे बनता है वो पढ़ लेंगे। तो या ठीक है गाइस, थोड़ा थ्योरी डिस्कस किया ना। अब एक दो चीज और आपको और बता देता हूँ। अब हम लोग एक केस स्टडी करेंगे, जहाँ पर हम एक डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। बट उसके पहले एक चीज और देख लो, इस बार मैंने आपको अजम्पशंस पहले से नहीं बताए, हर टेस्ट के कुछ अजम्पशंस होते हैं, मैंने नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो मेरे को लगा और आपका दिमाग नहीं भरना चाहिए। तो जो भी है, 3 अजम्पशंस होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंस, तीनों ग्रुप्स में जो वैल्यूज हैं दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 3 ही ग्रुप्स बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉर्मेलिटी फॉलो करना चाहिए, द डेटा विद इन ईच ग्रुप शुड अप्रोक्सीमेटली फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये जरूरी नहीं है। अगर आपका 30 से ज्यादा आइटम्स हैं हर ग्रुप में, तो वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से आप मान सकते हो कि नॉर्मेलिटी है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके तीनों ग्रुप्स जो हैं उनका वेरिएंस, एज इन पॉपुलेशन वेरिएंस, शुड बी सेम। ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं होता है तो एक दूसरे टाइप का अनोवा होता है, वेल्च अनोवा, ये लगाना पड़ता है। इसमें एक आध स्टेप्स थोड़े से अलग होते हैं। द वे यू कैलकुलेट एफ स्टेटिस्टिक, उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेशन होता है ना, वो थोड़ा सा बदल जाता है। बट आप ऐसे मान के चलो कि आपसे वो कोई नहीं पूछने वाला, और मोस्टली आपको जो डेटा सेट मिलेगा उसमें आपको ये अजम्पशन लेके चलना है कि वेरिएंसेस सेम है। ठीक है, मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन कि किसी से ये पूछा गया। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, जो अभी तक पढ़ा इसको एक बार एक केस स्टडी के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी ये है कि हमारे पास फिर से टाइटैनिक वाला ही डेटा सेट है, और इसमें 2 कॉलम्स हैं, एक है पी क्लास और एक है एज। ठीक है, पी क्लास में 1, 2 और 3 है, और एज में अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पी क्लास 1 वाले सारे पैसेंजर्स का एज एक जगह लिख रहे हैं, पी क्लास 2 के सारे पैसेंजर्स का एज एक जगह लिख रहे हैं, और पी क्लास 3 के सारे पैसेंजर्स का एज एक तरफ लिख रहे हैं। और हमें क्या प्रूव करना है कि इन तीनों का जो पॉपुलेशन मीन है, म्यू पी क्लास 1, म्यू पी क्लास 2 और म्यू पी क्लास 3, ये तीनों सेम है। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज आवर नल हाइपोथेसिस। एंड यू कैन सी, जो मैंने अजम्पशन मारा था कि ये तीनों मीन्स एक्चुअली एक सिंगल पॉपुलेशन, एक बड़े पॉपुलेशन से आ रहे हैं, वो आपको समझ में आ भी रहा होगा कि एज वाला जो कॉलम है ना, ये आपका पेरेंट पॉपुलेशन है, और वहीं से ये तीनों निकल के आ रहे हैं। तो यही अजम्पशन के ऊपर हमने काम किया था थोड़ी देर पहले, जब हमने डिस्कशन किया था। जो भी है, हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों का जो मीन है वो सेम है, ये हमें निकालना है। पॉपुलेशन मीन तीनों का सेम है। ठीक है, और ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे यूजिंग वन वे अनोवा। ठीक है, हाथ से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने डेटा इंपोर्ट किया है, और उसके बाद कुछ खास करना नहीं है। एक स्टैट्स मॉडल बोल के एक लाइब्रेरी होती है, आपको बेसिकली ये पीस ऑफ कोड रन करना है। स्टैट्स वाले मॉड्यूल में अनोवा एलएम बोल करके एक फंक्शन है, जिसमें आपको एक मॉडल पास करना है। इस मॉडल में आपने क्या किया, ऑर्डिनरी ली स्क्वायर का एक मॉडल क्रिएट किया। यहाँ पे आपने बता दिया कि आपका एज वाला कॉलम विल बी द न्यूमेरिकल कॉलम, पी क्लास विल बी योर कैटेगोरिकल कॉलम, डेटा में आपने बता दिया डीएफ, दिस इज डीएफ। ठीक है, और बेसिकली आपने फिट कर दिया, दिस इज लाइक अ मशीन लर्निंग मॉडल, और आपने इस मॉडल में फिट किया, और ये मॉडल आपने पास कर दिया। और आप इसको जैसे ही रन करते हो इस पीस ऑफ कोड को, इसको आप काइंड ऑफ रट लो, मतलब इसमें कुछ है नहीं समझाने का। जैसे ही आप इसको कॉल करोगे, आपको सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, सो ये आपको जो मिल रहा है, ये है एस एस
बी। ये जो आपको मिल रहा है ये है आपका इन दोनों में से पी क्लास इसको बोल रहा है, रेजिडुअल इसको बोल रहा है। आई गेस दिस इज एस एस, जस्ट 1 सेकेंड। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1, 2 होना चाहिए था ना। थोड़ा कुछ तो कंफ्यूजन हुआ, बट जो भी है चलो। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, इस रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है। ये आपकी वो चारों वैल्यूज हैं, ये चारों वैल्यूज। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। फिर आपने अपना एफ स्टेटिस्टिक कैलकुलेट किया विच इज बेसिकली दिस गाय। ये कितना आ रहा है 112, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर। और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने पी वैल्यू कैलकुलेट किया विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो। और जैसे ही ये ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो आया तो यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो आप क्या बोल रहे हो कि इन तीनों का मीन सेम तो नहीं है, इनमें से एटलीस्ट कोई एक सिग्निफिकेंटली बाकी दोनों से बहुत दूर है, या फिर हो सकता है कि दो आपस में बहुत दूर हो, या फिर हो सकता है तीनों आपस में बहुत दूर हो, हमें नहीं पता। लेकिन ये गारंटीड है कि इन तीनों क्लासेस का जो एवरेज एज है वो सेम नहीं है। ये इससे झट से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पोस्ट हॉक टेस्ट। ठीक है, 1 मिनट में काम करता हूं, मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूं। OLS मींस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले अगले के अगले हफ्ते जब हम लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। In one way ANOVA, the null hypothesis will always assume that the means of all three categories are same. Yes भास्कर, यही होता है इसका assumption। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है। पोस्ट हॉक टेस्ट क्या होता है? सो अभी मैंने आपको बताया कि आप assumption क्या लेके चल रहे हो कि आपका तीनों जो कैटेगरीज है उसका मीन सेम है। बट अभी हमारा जस्ट आउटपुट क्या आया, पी वैल्यू बहुत छोटा आया। पी वैल्यू बहुत छोटा आया मतलब यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब ये बात गलत साबित हो गई। अब गलत साबित हो गई तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा मीन है जो बाकियों से अलग है, या फिर कौन से ऐसे दो मीन है जो बहुत दूर हैं, या क्या तीनों मीन्स अलग हैं। मुझे ये पता करना है। ठीक है, मुझे ये पता करना है कि हु इज द कल्प्रिट जिसकी वजह से ये टेस्ट फेल किया, मुझे ये निकालना है। ठीक है, और यही निकालने के लिए आपको पोस्ट हॉक टेस्ट कंडक्ट करना पड़ता है। इट्स लाइक अगर नल हाइपोथेसिस सही हो गया तब तो मुझे पता चल ही गया कि भाई आई कैन नॉट रिजेक्ट द फैक्ट कि तीनों का मीन बराबर है। बट अगर नल हाइपोथेसिस फेल कर गया तो अब हम एक स्टेप आगे जाके सवाल क्या पूछ रहे हैं, किसकी वजह से फेल किया, कौन सा वैल्यू है जो बाकियों से अलग है, हम ये निकालना चाहते हैं। और वो कौन निकालता है? पोस्ट हॉक टेस्ट। ठीक है, यहां पर देखो लिखा हुआ है, पोस्ट हॉक टेस्ट ऑल्सो नोन एज पोस्ट हॉक पेयर वाइज कंपैरिजंस और मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट्स are used in the context of ANOVA when the overall test indicates a significant difference among the group means। बेसिकली जब आपका null hypothesis फेल कर गया। These tests are performed after the initial one-way ANOVA to determine which specific groups or pairs of groups have significantly different means। कल्प्रिट कौन है ये हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो, the main purpose of post hoc test is to control the family wise error rate। ठीक है, अभी क्या होता है फैमिली वाइज एरर रेट, मैं आपको समझाऊंगा। एंड एडजस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल फॉर मल्टीपल कंपैरिजंस टू अवॉइड इन्फ्लेटेड टाइप 1 एरर्स। नाउ ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ये फैमिली वाइज एरर रेट क्या होता है, ये सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा। बस ऐसे समझो कि जब आप पोस्ट हॉक टेस्ट कंडक्ट करते हो तो इग्नोर मारो इस पैराग्राफ को, मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। जो भी है, देर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट जो आप परफॉर्म कर सकते हो पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, सो एक को बोला जाता है बॉर्न फेरोनी करेक्शन और एक को बोला जाता है टुकीज HSD। ठीक है, मैं आपको ये दोनों करके दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो क्या कर रहे हैं।
पहला वाला जो टेस्ट है ना, बॉर्नफेरेनी करेक्शन, ये बहुत सिंपल टेस्ट है। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, ए बी और सी। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बार ए और बी को ले रहा हूं, फिर एक बार बी और सी को ले रहा हूं, और एक बार सी और ए को ले रहा हूं, और इन तीनों के ऊपर टी टेस्ट चला रहा हूं। और मैं टी टेस्ट चला सकता हूं इफ यू थिंक। टी टेस्ट कब आप अप्लाई कर सकते हो, जब आपके पास 2 ग्रुप्स हो, पढ़ा था ना। जब 2 से ज्यादा हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, विच इज 3 कॉम्बिनेशंस, तीनों के ऊपर इंडिपेंडेंटली टी टेस्ट चलाऊंगा और पी वैल्यू निकालूंगा, पी वैल्यू निकालूंगा। अब खुद सोचो, अगर कोई एक बंदा इनमें से अलग होगा, तो जहां जहां पे भी वो बंदा आएगा, वहां पे पी वैल्यू रिड्यूस कर जाएगा। सोच के देखो ना, क्योंकि अगर वो बंदा अकेले दूर है, तो वो बंदा, लेट्स से अगर वो बंदा बी है, बी इज द कल्प्रिट, तो बी का जब आप ए के साथ टेस्ट निकालोगे, तो वो बी से, ए से दूर होगा, तो ए बी का पी वैल्यू विल बी लेस। बी और सी भी दूर हो सकते हैं, तो इसका भी वैल्यू विल बी लेस, बट ए और सी नॉर्मल होगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो कल्प्रिट वाला बंदा होगा, जब जब भी वो आएगा पिक्चर में, आपको पी वैल्यू घटा हुआ दिखाई देगा। तो उससे आप समझ सकते हो कि पी वैल्यू, ये कल्प्रिट वाला बंदा कौन है या कौन से कॉम्बिनेशन में है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना। मैंने एक लूप चलाया जहां पे मैंने 3 ग्रुप्स बना दिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास। 3 ग्रुप्स बन गए। मैं लूप चला रहा हूं, पहली बार पहला ग्रुप उठा रहा हूं, दूसरी बार दूसरा ग्रुप उठा रहा हूं, तीसरी बार तीसरा ग्रुप उठा रहा हूं। ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं टी टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट, जो मैंने आपको 2 क्लास पहले पढ़ाया था, जहां पर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वो दोनों ग्रुप्स को पास कर दे रहे हो। और देखो मैंने जैसे ही इस टेस्ट को चलाया, तो यू कैन सी 1 और 2 के बीच में जब आपने टी टेस्ट चलाया, तो ये पी वैल्यू है। बहुत सारे ही छोटे हैं, बट आप इस नंबर पे फोकस करना। -08, 2 और 3 पे चलाया -05, 3 और 1 पे चलाया -25। आपको कल्प्रिट बताना है। मैं चैट ओपन कर रहा हूं, आप देख के बताओ हु इज द कल्प्रिट, जो बाकी दोनों से सबसे ज्यादा दूर है। सोच के बताओ, एक बार देख के बताना, विच इज द कल्प्रिट। कल्प्रिट कौन होगा, जहां भी वो होगा पी वैल्यू को बहुत घटा देगा, क्योंकि वो बाकियों से दूर होगा। आप देख सकते हो, द कल्प्रिट इज 1, द कल्प्रिट इज 1। जब भी 1 आ रहा है ना, तो पी वैल्यू बहुत रिड्यूस कर जा रहा है। और ये एक्चुअली मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट आई विल डू इज, आई विल कॉपी दिस कोड, एंड आई डोंट नो इफ ये कोड, जस्ट 1 सेकेंड। मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता हूँ एवरेज एज ऑफ पी क्लास 1, एवरेज एज ऑफ पी क्लास 2 एंड एवरेज एज ऑफ पी क्लास 3। ध्यान से देखना। सो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले एवरेज एज ऑफ पी क्लास 1 डॉट मीन। नोटिस करना, ठीक है। एवरेज एज ऑफ पी क्लास 1 है 38, एवरेज एज ऑफ पी क्लास 2 देखना कितना है, 29, और एवरेज केस ऑफ पी क्लास 3 देखना कितना है, 25। ठीक है, नोटिस किया। 1 का था 39, 2 था 29, और 3 था 24। तो ये तीनों ही आपस में दूर दूर हैं। दैट इज वाई आपका ये सारी ही पी वैल्यूज बहुत कम है, विच एक्चुअली शोज कि ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर हैं। बट इसमें भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा बाकियों से ज्यादा दूर है, और वो बंदा कौन है, 1। क्योंकि जब भी 1 आ रहा है, 1 और 2 का देखो काफी ज्यादा है, 1 और 3 का तो और भी ज्यादा है, बिकॉज 1 है 39 पे और 3 है आपका 24 पे, तो बहुत डिफरेंस है। दैट इज बाई ई की पावर -25 की, फॉर श्योर ये दोनों बहुत अलग है। ठीक है, तो इससे आपको झट से पता चल सकता है कि आपका कौन है कल्प्रिट। बट इस टेस्ट में एक प्रॉब्लम है, इस टेस्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना। हम क्या कर रहे हैं, हम कभी भी ये टेस्ट जब कंडक्ट करते हैं,
टी टेस्ट करो या कोई भी टेस्ट करो, तो हम अल्फा वैल्यू कितना लेते हैं? 0.05। 0.05 क्या है? आपका टाइप 1 एरर होने का प्रोबेबिलिटी। बेसिकली आप 5% टाइम्स गलती कर सकते हो, राइट? अब आप क्या कर रहे हो? आप 3 टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन है वैसे। तो सोच के बताना, जब एक टेस्ट को कंडक्ट करने में हमारा गलती करने का प्रोबेबिलिटी 5% है, तो 3 टेस्ट में एटलीस्ट एक गलती करने का, क्योंकि हम 3 अलग तरह की गलतियां कर सकते हैं, एक गलती ए बी वाली, एक गलती बी सी वाली, एक गलती सी ए वाली। तो अगर एक गलती का प्रोबेबिलिटी 5% है, तो 3 गलती करने का, तीनों में से कोई भी एक या फिर 2 गलती या फिर तीनों गलती करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। सोच के बताओ। अगर हम एक टेस्ट कर रहे हैं ए और बी के बीच में, तो हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल ले रहे हैं, मतलब हम बोल रहे हैं कि 5% टाइप 1 एरर हो सकता है। तो सेम बात बी और सी में भी होगा, और सेम बात सी और ए में भी होगा। तो जब मैं तीनों का टाइप 1 एरर को जोड़ दूंगा, तो एटलीस्ट एक गलती करने का एरर क्या होगा? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टाइप 1 एरर। तो ऐसे 3 टाइप 1 एरर्स हैं। देखो क्या होगा, समझना इस बात को, दिस इज वेरी टेक्निकल। अगर मैं इतनी गलती कर रहा हूं, तो मेरा सही होने का चांस क्या है? 0.95। सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में भी सब सही होने का चांस क्या है? 0.95। और थर्ड वाले में भी सब सही होने का चांस क्या है? 0.95। तो तीनों के सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंस तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आप तीनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, तो यू वुड गेट 0.95 रेज टू द पावर 3, 0.85। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी तीनों के सही होने का, कि कोई टाइप 1 एरर ना हो। तो फिर एटलीस्ट एक एरर होने का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ? 1 माइनस दिस, एंड दिस इज 0.15। सो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि जब आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना के 3 बार टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज नाउ इंक्रीज्ड टू 15%। सो बेसिकली ये जो टेस्ट मैंने आपको भी कंडक्ट करके दिखाया, जहां पे मैंने ये कॉम्बिनेशन में सारे टेस्ट परफॉर्म किए, इनका कलेक्टिव टाइप 1 एरर होने का प्रोबेबिलिटी 5% से बढ़ के 15% हो गया। आई होप किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि मैंने 0.5 एज इन 0.5, 0.05 और 0.05 को मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं निकाल लिया डायरेक्टली। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। बेसिक प्रोबेबिलिटी है, अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया होता तो मैं क्या निकाल रहा होता? इन तीनों गलतियों का साथ में होने का क्या चांस है। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इन तीनों में से कोई भी एक गलती हो, या 2 गलती हो, या 3 गलती हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसका प्रोबेबिलिटी इज 15%। दैट इज वाई मैंने पहले सही करने का निकाला, तीनों सही हो ये निकाला। अब तीनों सही नहीं होगा तो कोई भी एक गलती होगी, और वो गलती का प्रोबेबिलिटी क्या है? 15%। सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप इस तरीके से टी टेस्ट कर रहे हो, जहां पे आपने क्या किया, अपनी सारी कैटेगरीज को लिया और पेयर बाय पेयर ये टेस्ट कंडक्ट कराया टू फाइंड आउट द कल्प्रिट, ये टेस्ट उतना रिलायबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज बाकी के सारे टेस्ट जहां पे आप 5% गलती लेके चल रहे थे, यहाँ पर अब 5% गलती नहीं है, यहाँ पे गलती होने का प्रोबेबिलिटी 5 से 15% हो गया। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट में गलती होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका रिजल्ट जो है ये उतना रिलायबल नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि आप बोलते हो कि मैं 5% लेके नहीं चलूंगा, आप गलती को 3 से डिवाइड कर देते हो। बेसिकली आप जितनी बार ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, ये लूप 3 बार चलेगा, तो आप अपना अल्फा लेवल को और रिड्यूस कर देते हो और घटा देते हो, ताकि टाइप 1 एरर होने का प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाए। और ये जो आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, ये 3 कहां से आया? बेसिकली जितने आपके कॉम्बिनेशन हैं, जितनी बार आप टी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, उसको बोला जाता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आप उससे डिवाइड मार देते हो, तो बेसिकली आप अपना टाइप 1 एरर को और रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। 15% से नीचे लाके वापस 5% पे ले आए आप। 15% हो गया था ना, आप उसको और नीचे ले आए, आप उसको 3 से डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ ट्रायल से, और अब वो 5 पे आ गया वापस। और अब ये टेस्ट वापस रिलायबल हो गया। सो बेसिकली अब जब मैं यहाँ पे पी वैल्यू जो मुझे दिखाई दे रही है, मैं इसको नहीं मान के, मान लो यहाँ पे ये पहला पी वैल्यू
मान लो यहाँ पे पहला पी वैल्यू, ये जो पी वैल्यू है ये 0.15 होता, तो मैं इसको 15 नहीं मानता, मैं इसको 3 से डिवाइड मारता और फिर क्या बन जाता है ये 0.05। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आप 3 से डिवाइड करोगे। 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हो? बिकॉज आप 3 बार ये टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप नंबर से डिवाइड मारते हो, जितने नंबर ऑफ टेस्ट हैं उससे जो आप डिवाइड मारते हो, इसी को बोला जाता है बॉर्न-फेरोनी करेक्शन। इसी को बोला जाता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस मेथड एडजस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा बाय डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ कंपैरिजंस बीइंग मेड। वी आर मेकिंग 3 कंपैरिजंस, ठीक है। इट इज कंजर्वेटिव मेथड दैट कैन बी अप्लाइड व्हेन मेकिंग मल्टीपल कंपैरिजंस, बट इट मे हैव लोअर स्टैटिस्टिकल पावर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर इन्वॉल्व्ड, राइट। बिकॉज आपका 1 माइनस आपका बीटा होता है पावर, वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, बट चलो इतना समझ में आ गया होगा आई गेस आपको। ऑल्सो यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा था, द मेन पर्पज ऑफ पोस्ट हॉक टेस्ट इज टू कंट्रोल द फैमिली वाइज एरर रेट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये 15% निकाल के दिखाया कि एक टेस्ट का 5% था, तो 3 टेस्ट का टाइप 1 एरर परसेंटेज कितना होगा? 15%। तो ये जो 15% निकल के आया ना, इसी को बोला जाता है फैमिली वाइज एरर रेट। क्योंकि आप फैमिली ऑफ टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल जो एरर है उसको फैमिली वाइज एरर रेट बोला जाता है, ठीक है। और आप उसको एडजस्ट करते हो द सिग्निफिकेंस लेवल फॉर मल्टीपल कंपैरिजंस टू अवॉइड इन्फ्लेटेड टाइप 1 एरर, जो कि हमने जस्ट किया यूजिंग बॉर्न-फेरोनी करेक्शन, ठीक है। तो आई नो दिस माइट साउंड डिफिकल्ट, बट या दिस इज वन ऑफ द टेस्ट जिसके थ्रू आप गवर्न करने की कोशिश करते हो कि हु इज द कल्प्रिट। एंड देयर इज वन मोर टेस्ट जो और ज्यादा यूज होता है, इसको बोला जाता है टुकीज HSD, ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप कुछ नहीं करते, आप बेसिकली ये एक फंक्शन है, इसको आप डायरेक्टली कॉल करते हो। यहाँ पर पेयर वाइज टुकी HSD है, इंटरनली ये भी यही काम कर रहा है, पेयर वाइज टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपने बता दिया कि न्यूमेरिकल कॉलम एज है, कैटेगोरिकल कॉलम पी क्लास है, अल्फा लेवल 0.05 है, और आप बेसिकली क्या कर रहे हो? रन करते हो टुकी डॉट समरी को, और ये आपको आपस में मल्टीपल चीजें बना के देता है। 1 और 2 के बीच का कंपैरिजन, 1 और 3 के बीच का कंपैरिजन, 2 और 3 के बीच का कंपैरिजन, ठीक है। ये आपको निकाल के दे रहा है। सो ये आपको निकाल के दे रहा है कि मीन डिफरेंस कितना है 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में मीन डिफरेंस कितना है, 2 और 3 के बीच में मीन डिफरेंस कितना है। तो यू कैन सी सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो 1 और 3 के बीच में है, उसके बाद 1 और 2 के बीच में है, और सबसे कम डिफरेंस 2 और 3 के बीच में है। तो ये आपको एक्चुअली बता रहा है कि आपके सारे ग्रुप्स आपस में किस तरीके से अलाइंड है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको हर ग्रुप का कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के दे रहा है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा है कि शुड यू रिजेक्ट इट, एज इन आपको पी वैल्यू के बेसिस पे दोनों को सेम मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो ये तीनों के ही केसेस में बोल रहा है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, किसी को भी सेम मत मानो, बिकॉज ये सब एक दूसरे से बहुत दूर है। और नीचे ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल प्लॉट करके दे रहा है कि आपकी सारी जो वैल्यूज हैं, पी क्लास 3 की वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, पी क्लास 2 की इस रेंज में, और पी क्लास 1 की इस रेंज में। तो इसको देख के विजुअली भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 और 3 पार्ट में है, लेकिन फिर भी आपस में दूर है, इन दोनों का मीन भी सेम नहीं है, और फिर 1 तो बाकी सबसे बहुत ही दूर है। तो दिस इज लाइक द विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपको अनोवा नहीं दे पा रहा था। अनोवा क्या बोल रहा था बस कि भाई ये तीनों एक लाइन में नहीं है, हमें बस ये पता चल रहा था। बट आफ्टर परफॉर्मिंग दिस पेयर वाइज टुकी टेस्ट, यू कैन एक्चुअली सी कि ये पूरे पॉपुलेशन में कहाँ लाई कर रहा है। लाइक अगर मैं इसको कट करूं तो मैं आपको बता सकता हूं मैं क्या बोल रहा था। आप ऐसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं बार बार ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहा था कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, अब हो सकता है ये कुछ ऐसे लाई कर रहे हैं, राइट। और दिस प्रूव्स कि इन तीनों का जो मीन है वो सेम नहीं है। यही बात हमने निकाली फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग अनोवा, और एक बार जब अनोवा में पता चला कि ये तीनों सेम जगह पे नहीं है, फिर हमने एक्चुअल टुकी वाला टेस्ट परफॉर्म किया, जिससे हमें ये पता चला कि ये एक्चुअली कहाँ पर लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पोस्ट हॉक टेस्ट। तो जनरली आपका अनोवा जब भी फेल करेगा, जब भी अनोवा का नल हाइपोथेसिस फेल करेगा, आप इन दोनों में से कोई भी टेस्ट लगा करके आप फिगर आउट कर सकते हो कि इन लोगों का आपस में डिफरेंस क्या है।
ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट के लिए यू वुड यूज दिस टुकी HSD वाला टेस्ट, ठीक है। और इसको आप डायरेक्टली रन कर लो, रिजल्ट विल गाइड यू कि क्या चल रहा है आपके ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। और ये सारा डेटा इज अबाउट योर पॉपुलेशन, ठीक है। दिस इज नॉट अबाउट योर सैंपल, इट इज अबाउट योर पॉपुलेशन, ठीक है। या तो गाइज कुछ है क्वेश्चन तो पूछो। FWER एरर को रिड्यूस कैसे किया, बताया तो, जितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपने किए उतने से डिवाइड कर दिया। जैसे 3 कंपैरिजंस थे तो 3 से डिवाइड कर दिया, 15% पहुंच गया था ना एरर, 3 से डिवाइड किया तो वापस 5% पे पहुंच गया, तो उसको बॉनफेरोनी करेक्शन बोलते हैं। और इस तरह का करेक्शन ये टुकी वाला टेस्ट इंटरनली खुद कर देता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। So what benefit we get from these all tests by comparing mean? आपको ये समझ में आता है कि दो कॉलम्स के बीच का रिश्ता क्या है। जैसे कि लेट्स से अगर ये तीनों मीन सेम होते तो आप बोल देते ना कि पी क्लास और एज में कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर ये तीनों मीन्स अलग हैं, इसका ये मतलब हुआ कि पी क्लास और एज में कुछ तो चल रहा है, इनके बीच में कुछ तो रिलेशन है। पी क्लास के वेरी करने से एज का जो मीन वैल्यू है वो शिफ्ट कर रहा है। तो आपका अगर लेट्स से एज टारगेट कॉलम होता तो आप पी क्लास को एक इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर की तरह यूज करते। आई होप समझ में आ रहा है। सर सारे टेस्ट में सिर्फ मीन ही कंपेयर किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप वेरिएंसेस भी कंपेयर करते हो। जैसे हम लोग एफ टेस्ट पढ़ेंगे, उसमें वेरिएंसेस को कंपेयर किया जाता है, प्रपोर्शंस को भी कंपेयर किया जाता है। ऑल्दो हमने प्रपोर्शंस को नहीं पढ़ा है। प्रपोर्शन बेसिकली मींस परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस, ये प्रपोर्शन होता है। तो जो भी टेस्ट आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे प्रपोर्शंस पे भी अप्लाई होते हैं। तो वेरिएंस पे हो रहा है, मीन पे हो रहा है, प्रपोर्शन पे हो रहा है, 3 चीजों पे आप करते हो। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो गाइस। आई नो थोड़ा तो आज डिफिकल्ट लग रहा होगा ये, आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। मेरे को समझाने में परेशानी हो रही है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझने में भी हो रही होगी। बट फिर भी अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ मीर, लेवेन टेस्ट में 2 से ज्यादा वेरिएंस कंपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट आप अभी जो कर रहे थे ना, इसमें आप लेवेन टेस्ट लगा करके यू कैन फाइंड आउट तीनों के वेरिएंसेस सेम है कि नहीं। उससे डिसाइड हो जाएगा कि आप वन वे अनोवा लगाओगे या वेल्च वाला अनोवा लगाओगे। सर इंटरव्यू में इतना डीप पूछा जाएगा क्या? यार आप पढ़ते टाइम तो, यार देखो मैं वैसे नहीं प्लान करता सेशंस। आई रियली डोंट प्लान सेशंस लाइक दैट कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि नहीं। मेरा मेरा प्लानिंग ये रहता है कि वाई आपके आंसर हो जाए, जितने भी आपके वाई है ना उसका आपको आंसर मिल जाए। तो अब वो वाइज निकालने में फिर डीप चले जाना पड़ता है कभी कभी। रियली सॉरी अगर आप आज परेशान हुए। चलो 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, कुछ खास नहीं है। अब थियोरेटिकल 2 टॉपिक्स जल्दी से कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस लेंगे आपके, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि टी टेस्ट को 3 या 3 से ज्यादा कैटेगरीज के लिए यूज क्यों नहीं किया जाता, ठीक है। आपको भी पता है कि टी टेस्ट हमेशा 2 सैंपल के लिए ही हो सकता है, इंडिपेंडेंट वाला। अभी हमने लगाया भी, ए बी के बीच में लगाया, बी सी के बीच में लगाया, सी ए के बीच में लगाया। तो क्वेश्चन ये है कि 2 से ज्यादा के ऊपर क्यों नहीं लग सकता। तो 2 से ज्यादा के ऊपर लग सकता है, बट लगने का वही तरीका है कि एक बार में 2 के ऊपर लगेगा, ए और बी के ऊपर लगेगा, बी और सी के ऊपर लगेगा, सी और ए के ऊपर लगेगा। आप ऐसे ही लगा सकते हो, बट ऐसे भी नहीं लगाना चाहिए। ये भी जनरली अवॉइड किया जाता है। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन तो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं कि टाइप 1 एरर बढ़ जाएगा। अगर ए बी का टाइप 1 एरर 5% है, बी सी का 5% है, सी ए का 5% है, तो ये पूरा टेस्ट साथ में कंडक्ट करने पे 15% का एरर रेट हो जाएगा।
समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। दिस इज रीजन नंबर 1 कि टाइप 1 एरर बढ़ जाता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। द मोर टेस्ट यू परफॉर्म द हायर द चांस दैट यू विल इनकरेक्टली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इन एटलीस्ट वन ऑफ द टेस्ट। वो परसेंटेज बढ़ रहा है। सेकंड क्या है, डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स। अभी 3 में ही आपको काफी देखना पड़ गया कि यार कौन सा, इसमें आपको बोला गया ऑड वन आउट निकालो, तो आपने 1 तो निकाल लिया, बट वो इसलिए क्योंकि 3 ही कैटेगरीज थी। इमेजिन 10 कैटेगरीज हैं, तब कितने सारे टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे, और उसमें खोज पाओगे क्या? नहीं खोज पाओगे। तो दैट इज सेकंड प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। एंड थर्ड इज इनएफिशिएंसी। 3 लोगों को कंपेयर करने के लिए आपको 3 कंपैरिजंस करने पड़ रहे हैं, 10 लोगों के लिए आपको कितने कंपैरिजंस करने पड़ेंगे? इससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है अनोवा, जो एक ही बार में सारा काम कर देता है। आप उसको कितनी भी कैटेगरीज दो, वो एसएसबी निकालेगा, एसएसडब्ल्यू निकालेगा, 10 कैटेगरीज का काम 1 गो में खत्म। तो कंप्यूटेशनली भी सस्ता पड़ता है अनोवा इन कंपैरिजन टू टी टेस्ट, जहां पे आपको जितने भी आपकी कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी उतने बार 2-2 के ग्रुप में टेस्ट चलाना पड़ेगा। बेसिकली कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी, ये लूप और ज्यादा बार चलेगा। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप टी टेस्ट को 2 से ज्यादा चीजों के लिए अप्लाई नहीं करते। उसके लिए अनोवा ही सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी मैंने देखा है पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो ये शायद आपको समझ में आ गया। लास्टली, मशीन लर्निंग में कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है अनोवा? सो दीज आर द प्लेसेस। फीचर सिलेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बोला कि अगर नल हाइपोथेसिस फेल कर गया, इससे समझ में आ रहा है कि दोनों कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल कॉलम के बीच में कुछ तो रिलेशनशिप है, तभी तो मीन वेरी कर रहा है, राइट। तो फीचर सिलेक्शन इज वन ऑफ द थिंग्स। एल्गोरिदम्स को कंपेयर किया जाता है, लाइक उनका परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के बेसिस पे। मॉडल का स्टेबिलिटी भी असेस किया जा सकता है। आप मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट निकालो, और उन रिजल्ट्स में आप ये देखना चाहोगे कि मीन हमेशा सेम आना चाहिए। अगर मीन सिग्निफिकेंटली अलग आ रहा है, इट मीन्स आपका जो मॉडल है दैट इज अनस्टेबल, मतलब डेटा में थोड़े बहुत वेरिएशंस आने पे उसका रिजल्ट बहुत बदल जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जहां पर आप अपने पूरे के पूरे पैरामीटर सर्च स्पेस में अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अनोवा लगा सकते हो, ठीक है। ये आपको कराने की कोशिश करेंगे। When selecting the best hyperparameters for machine learning model, one-way ANOVA can be used to compare the performance of models with different hyperparameter settings. ठीक है? By treating each hyperparameter setting as a group, you can perform one-way ANOVA to determine if there is any significant differences in the performance across various settings. Simple words में इसका मतलब ये हुआ, let's say आपका एक ही पैरामीटर है, उसकी 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, 10, 20, 30। आप तीनों में चला के देख रहे हो कि आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। अब किसी एक में अगर बाकी दोनों से बहुत अलग आ रहा है, तो दैट कुड बी योर वैल्यू, जिससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का, ठीक है। तो आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में भी लगा सकते हो। अगेन हमें नहीं लगाना पड़ता, ये जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग टूल्स होते हैं ना, उनमें इंटरनली ये फंक्शंस होते हैं जो क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म करके ये सारी चीजें आपको एज अ रिपोर्ट बता देते हैं, ठीक है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि इन रिपोर्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है और मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो अगेन, जस्ट लाइक काई स्क्वायर, अनोवा इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस टेस्ट, जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। आई वुड अग्री सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट है। कल वाला क्लास और आज का क्लास में आपको बहुत डिफरेंस लग रहा होगा, बिकॉज यस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा अप है। सो या दैट इज वाई मैंने आपको 2-वे अनोवा नहीं कराया, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशन था कि क्लास डिफिकल्ट हो सकती है। अब इमेजिन इसमें हम 2-वे भी पढ़ने जाते तो मतलब आप लोग मेरा घर खोज के मेरे को मारने आ जाते। तो या दैट्स इट, यही कर रहे हैं आज। मैं हूं अभी कुछ टाइम तक, बताओ मुझे अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो। एक बॉटल को फ्लिप करें और परफेक्टली लैंडिंग के लिए वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बट व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम अगर हमेशा पास एक सैंपल ऑफ डेटा दिया गया है? हाँ, तो ये प्रोपोर्शन प्रॉब्लम की तरह लेना पड़ेगा इसको। यू कैन नॉट फाइंड आउट
Like you can find out the confidence interval maybe. Obviously you cannot find out the exact value. प्रपोर्शन के टर्म्स में लेना पड़ेगा. आप प्रपोर्शन की बात कर रहे हो. दिस इज नॉट अबाउट मीन और समथिंग. यू आर आस्किंग अबाउट प्रपोर्शन. कितनी बार में ऐसा होता है. In our feature selection session, will we do all these hypothesis test? नहीं, स्क्रैच से टेस्ट फॉर्म नहीं करेंगे. फंक्शंस होंगे, हम उनको यूज करेंगे, बट इंटरनली वो फंक्शंस ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे. अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हुआ तो कोई एक कॉलम ड्रॉप कर देंगे एमएल मॉडल के लिए. क्वेश्चन समझ में नहीं आया. आज थोड़ा टफ हो गया, वापस से देखना होगा. आई कैन अंडरस्टैंड. सर स्टैटिस्टिक्स सारा मिक्स हो गया, कोई सजेशन दो कैसे याद रखे टेस्ट को. दीपांशु, सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार और देखो. और देखने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो चल रहा है आप बैठ गए. जो एग्जाम्पल्स वीडियो में हो रहे हैं ना, उन एग्जाम्पल्स को आप एक्टिवली करो नोटबुक उठा करके. एक बार आप और करो. आई एम श्योर आपका ये जो डाउट अभी आ रहा है ना, वो काफी इंप्रूव कर जाएगा. सेकेंड ऑप्शन इज किसी बच्चे को पकड़ो अपनी फैमिली में, उसको समझाने की कोशिश करो, थोड़ा टॉफी वॉफी देके समझाने के पोजीशन में फिर आप भी समझने लग जाते हो. लाइक टीचिंग इज वन वे. इन अनोवा टेस्ट क्या पॉपुलेशन मीन नोन होना चाहिए? किसी भी टेस्ट के लिए पॉपुलेशन मीन नोन नहीं होना चाहिए. आपको पता चल ही नहीं सकता. हाउ वुड यू नो पॉपुलेशन कभी भी? सर हाउ टू प्रैक्टिस एडवांस्ड माई सीक्वल फंक्शंस. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. लीड कोड हुआ, डेटा लेमूर बोल के एक नया प्लेटफॉर्म आया है, इंटरव्यू क्वेरी बोल के एक प्लेटफॉर्म है, हैकर रैंक पे भी क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चंस आपको उठाना है और प्रैक्टिस करना है. दो मिनट और हूं मैं. कोई और क्वेश्चन है तो पूछो. आज मेरे को बहुत डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है यार. आई विल बी ऑनेस्ट. बिकॉज आई फील कि आई गेस आप लोगों को उतना समझ में नहीं आया शायद. कैन वी गेट फुल नोट्स ऑफ स्टैट्स? सारे सेशंस का तो डिस्क्रिप्शन में है ही. कल का सेशन और आज के सेशन का नहीं है, मैं डाल दूंगा. ठीक है. तो ठीक है फिर गाइस, चलो आप लोग जाओ फिर, हैव योर डिनर. कल संडे है, थोड़ा आराम करना. ठीक है, थोड़ा हेक्टिक हो गया ये वीक. थोड़ा चिल मारो. लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मरने की जरूरत नहीं है इसमें. एनी चीट शीट अबाउट ऑल हाइपोथेसिस टेस्ट? मेरे पास तो नहीं है, बट आई एम श्योर आप गूगल करोगे तो कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा. गूगल करना, कुछ मिले तो बाकियों के साथ भी शेयर कर देना. ट्यूसडे से लीनियर अलजेब्रा. हाँ, लीनियर अलजेब्रा ज्यादा नहीं पढ़ रहे हम लोग. लीनियर अलजेब्रा हम लोग इतना पढ़ेंगे कि हम लोगों को कभी भी अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम ना हो. तो 2 सेशंस में हो जाएगा सफिशिएंट. बाकी कुछ एडवांस टॉपिक्स जब पढ़ेंगे ना, जैसे कि आइगन वैल्यू पढ़ेंगे जब हम पीसीए कर रहे होंगे, सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन वगैरह होगा, वो सब आगे पढ़ेंगे. 2 क्लासेस में इतना कर लेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड एल्गोरिदम्स में हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस कर पाए. ठीक है फिर, चलो गाइस, ट्यूसडे मिलते हैं. ठीक है, बाय, गुड नाइट.